माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आई एम बायोलॉजी एजुकेटर सोना मोहिनी और आज मैं आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का वन शॉट देने वाली हूँ। यानी कि एक ही लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन जो मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स करवाया था। बिल्कुल उसी तरीके से हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को भी आज बिल्कुल खलास कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब ये वाला चैप्टर इट इज ऑल अबाउट कैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। इट इज ऑल अबाउट कि कैसे ह्यूमंस अपने स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस उनकी मेंटेन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर वन शॉट बाय मी। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स है इस चैप्टर के, यानी कि क्या क्या आपके सिलेबस में टॉपिक्स है जो हम लोगों को कवर करना है, एंड वी विल गो थ्रू इट अकॉर्डिंगली। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। क्या है भाई टेस्टिस और ओवरी? ये तो बच्चों को पता ही नहीं है, या हो सकता है पता भी हो। तो टेस्टिस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, क्या फंक्शन है, ये सब चैप्टर के टाइम पे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेटो यानी गैमीट, यानी कि स्पर्म या फिर ओवा, जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, प्लांट्स में भी जो गैमीट्स होते हैं। और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन। सो गैमेटोजेनेसिस यानी कि किस तरह से मेल और फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा ताकि वो आपस में फिर मिले, उनका फर्टिलाइजेशन हो एंड फाइनली रिप्रोडक्शन को टेक प्लेस। So, spermatogenesis and oogenesis is the topic under gametogenesis. फिर हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो ऑब्वियसली सिर्फ फीमेल्स में अकर करती है। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे कंप्लीट होता है, एंड देन ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके बाद ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो पाती है। प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा क्या चीज है, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पर कैसे क्या क्या चेंजेस से गो थ्रू करना पड़ता है एक ह्यूमन फीमेल को। फिर पार्चुरेशन क्या है, लैक्टेशन क्या है, इन दोनों का एक एलिमेंट्री आइडिया हम लोग कवर अप करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग पहले टॉपिक के साथ, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का देखना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन की जरूरत भी है, बट स्टिल हम लोग इसको कवर करेंगे। अब देखो ह्यूमन जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है कि मेल बॉडी अलग होगी और फीमेल अलग होंगे, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पाए जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करने वाला जो एक मेल बॉडी होगा वो अलग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करने वाली जो फीमेल बॉडी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। उनका आपस में कोई रिलेशन ऐसा नहीं होगा कि एक ही सिंगल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल या मोनोशियस बोलते हैं या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जो कि हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। जो हम एक केस लेकर चल रहे थे हाइबिस्कस फ्लावर का, वो था हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, वो था बाइसेक्सुअल कंडीशन, वो था मोनोशियस कंडीशन। लेकिन यहाँ पर हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस ऑर्गेनिज्म। चलो ठीक है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि वो विविपेरस होते हैं। दो तरह का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है बच्चों, एक होता है ओविपेरस, ओविपेरस जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि
वो पहले तो अंडा देते हैं, फिर उस अंडे में से बच्चा निकलता है उनका फूटकर। ठीक है, जैसे कि मुर्गियां हो गई। ठीक है, तुम लोगों के जिंदगी में जो सबसे बड़ा सवाल है, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो वो वाला जो सीन होता है ना, वो होता है ओवीपेरस का। जो वीवीपेरस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वीवीपेरस, दे गिव बर्थ, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कि अगर इंसान है तो इंसान का बच्चा ही जन्म लेगा उस फीमेल बॉडी से। अगर गाय भैंस घोड़ा हाथी ये सब है तो ये अपना बच्चा ही जन्म देंगे, ये अंडा नहीं देंगी। ठीक है, तो दीज आर वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है रिप्रोडक्शन की, वो क्या होती है? वो होती है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट जो ह्यूमंस में होता है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जो इंक्लूड करेगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी कि गैमेटोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि इंसेमिनेशन। भाई स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ओवा का फॉर्मेशन हो गया। अब दोनों मिलेंगे कैसे? दोनों में से किसी एक को तो दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा, या दोनों को एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा। पर ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में स्पर्म दौड़ा 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 चला आता है फीमेल के एग के पास फ्यूजन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। और ये दोनों जो इवेंट्स है ना बच्चों, ये दोनों इवेंट्स कहलाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है ना बेटा, वो 3 फेजेस में कंप्लीट हो जाता है, 3 इवेंट्स में कंप्लीट हो जाता है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की जाने वाली सारी तैयारियां, सारे इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर गैमीट दूसरे गैमीट के पास कैसे जाएगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है। दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर आपने पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में, यानी कि इट वाज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि मेल जो है वो फीमेल के पास फिर जाएगा ऑब्वियसली। तो वो भी था एक पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दैट कंस्टिट्यूट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे ही फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हुआ, ये कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, इवेंट। ठीक है, दूसरा इवेंट हो गया। फिर लास्ट में होता है कि कैसे अब ब्लास्टोसिस्ट या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। जो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो क्या होता है बच्चों? ये पूरा लास्ट तक हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर हम 3 बेसिक इवेंट्स में डिवाइड कर करके पढ़ने वाले हैं, 3 बेसिक प्रोसेसेस में डिवाइड कर करके पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीटस डेवलप करेगा इनसाइड द यूट्रस में फीटस नरिश होती है प्लेसेंटा के थ्रू, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है 28 डेज में, और ईस्ट्रस साइकिल एब्सेंट होती है। मतलब ह्यूमंस में ईस्ट्रस साइकिल नहीं देखा जाता है। ठीक है, इन्फेंट्स फीड करते हैं मदर्स के मिल्क में, जो लैक्टेशन वाला लास्ट वाला इवेंट है। ओके, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए वो रोल प्ले करते हैं। फाइनली अब हम आ जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है बेटा? सबसे पहले तो ये लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। कहां पर? कमर वाली रीजन में, पेल्विस रीजन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड टेस्टिस, पेयर्ड अगर लिखा है तो TES लिखा हुआ होगा। अगर सिंगल टेस्टिस की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग इसकी हो जाएगी TEST,
TESTIS, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं कुछ एसेसरी डक्ट, डक्ट सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। एसेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का क्या काम होता है? ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन करना, कुछ ना कुछ तो सिक्रीट होने वाला है भाई। अब देखते हैं आगे चलकर क्या क्या सिक्रीशन होगा। और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसका काम होता है टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा टू फैसिलिटेट द transfer of sperm to female reproductive tract, ठीक है। चलो पेयर टेस्टिस, अब हम सबसे पहले पेयर टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस क्या है? इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहां पर भी आपको पढ़ने को मिले, समझ जाना कि वो पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो गैमीट प्रोड्यूस करेगा और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है विच प्रोड्यूसेस which produces gametes and sex hormones। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि वो ऑर्गन जो गैमीट का प्रोडक्शन करेगा और सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन या सिक्रीशन करेगा, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। कहां पर लोकेटेड होता है? ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन, यू ऑलरेडी नो दैट। लिख दो यहां पर फटाफट से, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। Testes are formed within the abdomen, within the abdomen soon after the birth। जैसे ही बच्चे का जन्म हो गया या फिर वो 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में है, वो डिसेंड कर जाता है इनटू द स्क्रोटल सैक, या फिर उसको हम स्क्रोटम भी बोल सकते हैं, थ्रू इनग्विनल कैनाल, थ्रू इनग्विनल कैनाल। तो वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पे जाकर डिसेंड कर जाता है। टेस्टिस जो है इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर पे जाकर डिसेंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो लो टेम्परेचर होगा स्क्रोटम का, वो होगा बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी थोड़ा सा कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो वही इंपॉर्टेंट होता है, वही एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। it is less than the body temperature, helps in proper functioning of testis for spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। तो वो वहां पर स्क्रोटम के अंदर जब टेस्टिस प्रेजेंट होगी, आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, ये कहां पर है? ये स्क्रोटम कहां पे है बेटा? ये है आउटसाइड द abdominal cavity, it is hanging, ठीक है। यहां पर लिख दो hanging आउटसाइड द abdominal cavity। तो ये स्क्रोटम प्रोवाइड करता है बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर, विच इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो पाएगी या फिर टेस्टिस अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा। अदरवाइज अगर बॉडी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से स्पर्म्स का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, और ये बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा जाता है। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों ये दोनों है टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पेयर,
ठीक है, पेयर टेस्टिस लिखा हुआ है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हैंग कर जाते हैं बॉडी के अब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ठीक है, तो ये हो गया टेस्टिस। आगे चलकर अभी हम लोग एनाटॉमी भी देखने वाले हैं टेस्टिस की। ये हो गया है टेस्टिस। ठीक है, यहाँ से स्पर्म जब प्रोडक्शन होगा स्पर्म का, तो स्पर्म को लेकर ये जाएगा वास्ट डिफरेंस यहाँ पर पहुंचेगा और वहां पर उसे मिलेंगे 2-3 ग्लैंड्स, फिर ग्लैंड्स के सिक्रीशन के साथ स्पर्म मिक्स होगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पीनिस के थ्रू स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाएगा, यानी स्पर्म रिलीज हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल। ठीक है, चल अब हर एक टेस्टिस, अब यहां पर देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर TESTIS लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सिंगल टेस्टिस की बात कर रहे हैं, पेयर में पाए जाते हैं ना, हम सिंगल की बात कर रहे हैं। तो हर एक टेस्टिस क्या होता है? ओवल शेप का होता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है भाई, इतनी साफ सुथरे डायग्राम में, अब नहीं समझोगे तो कब समझ पाओगे। ओवल शेप का होगा। लेंथ इसकी कितनी होगी बेटा? लेंथ होगी 4 से 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितना होगा? 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर। Each testis has about 250 कंपार्टमेंट और इस 250 कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये जो आप कंपार्टमेंट्स देख रहे हो ना, आप जो ये कंपार्टमेंट्स देख रहे हो, यहाँ पर तो आपको कितने दिखा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 दिखा रहे हैं। मान के चलो कि ऐसे ऐसे अंदर में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो आगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर की तरफ से लाइंड करती हैं स्पर्मेटोगोनिया की सेल से। स्पर्मेटोगोनिया क्या है भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स जिनसे आगे चलकर स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। स्पर्मेटोगोनिया को हम स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। स्पर्म मदर सेल्स भी हम स्पर्मेटोगोनिया को बोल सकते हैं। और सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो यहां पर जो आपको छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। लिखो, यहां पर लिखो, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 highly coiled seminiferous ट्यूब्यूल। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नोन एज, ऐसे कैसे बताऊं, रुको, इसको हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये लगभग 1 से 3 होता है इन नंबर, ये लगभग 1 से 3 होता है। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मान लो मैं ये बना रही हूं सर्टोली सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये थोड़ा छोटा बना दिया क्या मैंने? थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये बना दिया मैंने सर्टोली सेल का इनर स्ट्रक्चर। तो इस इनर लाइनिंग में, इसके इनर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है? 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म की मदर सेल्स। इसी में आगे चलकर फर्दर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा और जाके फाइनली स्पर्म्स बनेंगे
और दूसरा जो टाइप ऑफ सेल होता है ना, वो होता है सर्टोली सेल्स। वो क्या होते हैं बच्चों? सर्टोली सेल्स होते हैं। ठीक है, देखो, रुको, ये क्या है? सर्टोली सेल्स। और ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और ये है क्या एक्चुअल में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इनर लाइनिंग। लिखो यहां पर, इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस, पूरा कर लेना, ट्यूब्यूल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ सर्टोली सेल का काम क्या है? सर्टोली सेल शेप और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को। सर्टोली सेल्स को बेटा हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। लिखो यहां पर, सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। नर्सेस का क्या काम होता है? नर्सेस का क्या काम होता है? ठीक ठाक कर देना। ठीक है, कोई भी गड़बड़ी हो उसको ठीक कर देना। नर्स केयरिंग होती है, बहुत ज्यादा केयर करती हैं। नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है सर्टोली सेल्स का। ठीक है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड शेप टू द डेवलपिंग जर्म सेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ। डेवलपिंग जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, और फिर यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो उनको भी ये डेवलप या नरिश करेंगी। नाउ द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो, ये वाला जो पोर्शन है, अब इस पोर्शन के अलावा भी तो कुछ स्पेसेस दिख रहे हैं ना आपको? कुछ स्पेसेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है और ये जो कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अलावा कुछ रीजन्स आपको फ्री स्पेस दिख रहा होगा। ये जो फ्री स्पेस है ना बेटा, ये जो फ्री स्पेस है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन्हीं को बेटा लीडिंग सेल्स भी बोला जाता है। इन्हीं को लीडिंग सेल्स भी बोला जाता है। और ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे? ये सिक्रीट और सिंथेसाइज करेंगे मेल सेक्स हॉर्मोन्स, जिनको एंड्रोजन बोला जाता है। और एंड्रोजन क्या है? बहुत सारे हॉर्मोन्स का एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन का जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन्स का सिक्रीशन एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये दोनों का काम होता है लीडिंग सेल का। क्या सिंथेसिस और क्या सिक्रीशन करेगा? एंड्रोजेंस का सिक्रीशन और सिंथेसिस करेगा। नाउ ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 कॉइल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। पेयर टेस्टिस के अंदर की जो पूरी एनाटॉमी थी, आई होप अब आप लोगों को क्लियर है। पूरा का पूरा पेयर टेस्टिस का एनाटॉमी अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, चलो अब हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में, यानी कि अब हम बात करेंगे डक्ट सिस्टम के बारे में। भाई डक्ट सिस्टम इंक्लूड करता है रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, स्पर्म्स, फिर स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगी टेस्टिस से इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो। कौन कौन सा मैनर है? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म जो है वो बन रहा है, स्पर्म जो है वो बन रहा है। अब क्या होगा? अब वो मूव करेगा टुवर्ड्स रेटी टेस्टिस, जो कि एक इरेगुलर कैविटी है। ठीक है, अब वो मूव करेगा टुवर्ड्स रेटी टेस्टिस, जो कि एक इरेगुलर कैविटी है।
अब रीटी टेस्टिस से वो मूव करेगा वासा इफ्रेंशिया पे, वासा इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया क्या है बच्चों? सीरीज है फाइन ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। इट इज अ सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स। अब वासा इफ्रेंशिया से स्पर्म मूव करता है टुवर्ड्स एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू वगैरह में। तो यहाँ पर ध्यान से हर एक चीज को बहुत प्यार से हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है। जितना भी टाइम लगे, बस आज के दिन, आज ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, ये मैं अश्योर कर रही हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब आ जाएगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या होता है? स्पर्म्स आर स्टोर्ड टेम्पररीली, स्टोर्स स्पर्म्स टेम्पोरली। चलो, अब एपिडिडाइमिस के बाद स्पर्म जाता है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से होते हुए वो कहां पर पहुंचेगा? वो पहुंचेगा एक डक्ट में, ठीक है। इट विल जॉइन विथ डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल टू फ्रॉम कॉमन एजैकुलेट डक्ट, ठीक है। कॉमन ejaculatory डक्ट, ठीक है। अब इसी कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में उसे सेमाइनल वेसिकल भी मिलेगा, जो एक तरह का ग्लैंड है, फिर उसे बल्बोलेथरल प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिलेगा। वो सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, उसके साथ स्पर्म मिक्स हो जाता है, और इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म जो है यूरेथ्रल मीटस होते हुए रिलीज आउट हो जाएगा। स्पर्म जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। सो दिस इज द जर्नी, दिस इज द pathway of sperm from seminiferous tubule to the ejaculation part, to the release of semen outside the body, to the release of semen outside the body। अब देखो, अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। डक्ट तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से समझ लो। आपने शुरुआत की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो रेटिटेस्टस वाला पार्ट होता है वो ये है। ये क्या है? ये क्या है? ये है रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस के बाद सारे के सारे फाइन डक्ट्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? फाइन ट्यूब्यूल जो होते हैं वो होते हैं वासा इफ्रेंशिया। ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया से मिलकर ये एक सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जाकर सारे स्टोर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं एपिडिडाइमिस। दिस पार्ट इज नोन एज एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस होते हुए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। और ये होते हुए कहाँ चला जाता है? ये वास डिफरेंस है, यहाँ होते हुए कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट पर आएगा। फिर ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है, और ये फाइनली ये वाला पार्ट है यूरेथ्रल मीटस, जहां से वो रिलीज आउट हो जाएगा। फिर से एक बार सारी चीजें देखो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, वहां से रेटिटेस्टिस पर वो आया जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। फिर वहां से वासा इफ्रेंशिया होते हुए वो एपिडिडाइमिस में स्टोर हो गया टेम्परेरीली। फिर वहां से वास डिफरेंस होते हुए वो इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रल मीटस से
बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड के बारे में, जो इंक्लूड करता है बेटा एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इंक्लूड करेगा एक प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स और पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ सेमाइनल वेसिकल और कॉपर ग्लैंड ही पेयर में पाए जाते हैं, बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल पाया जाता है बच्चों, ठीक है, क्या पाया जाता है, सिंगल, तुम्हारी तरह सिंगल पाया जाता है, ठीक है। देयर कलेक्टिव सिक्रीशन, यानी कि इन तीनों के सिक्रीशन को मिलाकर हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, इन तीनों के सिक्रीशन को मिलाकर हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज एक ऐसा टाइप ऑफ फ्रक्टोज इस सेमाइनल प्लाज्मा में पाया जाता है जो बाकी पूरे किस बॉडी के किसी भी पार्ट में वैसा फ्रक्टोज का नोटिस कोई नहीं कर पाएगा, मतलब वो फ्रक्टोज कहीं भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा में पाया जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आइडेंटिफाइंग कि जो भी फीमेल है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ रेप केसेस वगैरह हो जाते हैं, या कभी कभी होता है कि फीमेल ही गलत एलिगेशन लगा देती है कि इस पर्टिकुलर मेल ने रेप किया है या जो भी है, तो उसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसके ट्रैक्ट में कोई ऐसा सिक्रीशन पाया जा रहा है क्या जिसमें वैसा वाला फ्रक्टोज हो जो सिर्फ और सिर्फ सीमेन में देखा जाता है, ठीक है। तो अगर पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, अब चाहे वो जबरदस्ती हुआ हो या फिर कंसेंशुअल हुआ हो, दैट डजंट मैटर। पर पहला जो केस का, किसी भी तरह के इस तरह के केस का जो पहला इन्वेस्टिगेशन होता है वो यही होता है कि क्या वो फ्रक्टोज आइडेंटिफाई हुआ है उस फीमेल की बॉडी में या नहीं हुआ है। अगर हुआ है देन दैट मींस कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन टेकन प्लेस एंड नाउ द इन्वेस्टिगेशन विल कैरी ऑन फॉरवर्ड। चलो, तो ये होता है रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाकर हम इसे कहते हैं सीमेन, इन दोनों को मिलाकर हम इसे कहते हैं सीमेन। क्या फंक्शन होता है सेमाइनल प्लाज्मा का, एक बार फटाफट से देख लो। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स, क्योंकि स्पर्म्स क्या है बेटा, सेल्स है ना, सेल्स है, तो उसको एक फ्लूइड मीडियम चाहिए होगा ताकि वो आराम से तैरते हुए, फ्लूइड की तरह बहते हुए आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। और प्लस सेमाइनल प्लाज्मा आल्सो सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म्स, लिखो यहाँ पे सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म्स, क्योंकि जब तक स्पर्म जाकर ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर रहा है तब तक स्पर्म का जिंदा रहना जरूरी है। और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बताओ, खाना पीना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। ऑल्सो सेमाइनल प्लाज्मा का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों की, ये एल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है टू काउंटरएक्ट द एसिडिटी ऑफ वजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो पहला पार्ट होता है यानी कि वजाइना, उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो अगर एसिडिक पीएच में स्पर्म की एंट्री हो गई तो स्पर्म किल हो सकते हैं। तो इसीलिए सेमाइनल प्लाज्मा एल्कलाइन नेचर का होता है, उसका पीएच एल्कलाइन होता है, जिसके वजह से जैसे ही सीमेन एंटर करेगा इनटू द वजाइना वैसे ही उसकी एसिडिटी को यहाँ का एल्कलाइन नेचर बैलेंस कर देगा, काउंटरएक्ट कर देगा, नॉर्मल पीएच में ले आएगा और फिर आसानी से स्पर्म जिंदा वहां से निकल के अंदर जा सकेंगे, ठीक है। ऑल्सो इसका काम होता है टू ल्यूब्रिकेट द पीनिस, टू ल्यूब्रिकेट द पीनिस सो दैट इजीली वो इंसेमिनेट किया जा सके, इजीली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर उसे इंसर्ट करके इंसेमिनेट कराया जा सके। ल्यूब्रिकेशन होगी, फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। चलो आगे चलो,
अब हम बात करते हैं फाइनली पीनिस या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। क्या है ये? एक ऐसा कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जो इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है बेटा? इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, तो जब स्पॉन्जी टिश्यू ब्लड से फिल हो जाती है तो पीनिस इरेक्ट कर जाता है, तब जाके पीनिस बिल्कुल इरेक्ट कर जाएगा। और उसका इरेक्ट होना, इरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ताकि आसानी से एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन कॉप्युलेशन परफॉर्म कर सके, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अच्छी तरीके से इंसर्ट हो सके। ये फैसिलिटेट करता है कि इंसेमिनेशन प्रॉपर हो। प्रॉपर हो का मतलब क्या है कि बिल्कुल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वजाइना के अंदर ये इंसेमिनेट कर सके। द कोन शेप टिप ऑफ द पीनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पीनिस। इसे ग्लैंस, जो लास्ट वाला जो टिप वाला पार्ट होता है पेनिस का, उसी को ग्लैंस पीनिस बोला जाता है। और वो एक तरह के स्किन से कवर्ड होता है जिसे हम प्रीप्यूस कहते हैं या फिर फोरस्किन कहते हैं। प्रीप्यूस या फिर हम उसे फोरस्किन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वाला पार्ट तो आपने ऑलरेडी देख लिया था। एक साइड व्यू भी आप लोग देख लो कि इस तरीके से सारे के सारे ऑर्गन्स प्लेस किए जाते हैं, सारे के सारे डक्ट्स एंड ग्लैंड प्लेस किए जाते हैं। चलो भाई, फाइनली अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर क्यूरी या फिर एनीथिंग, एनी डाउट इफ इट हैपेंस तो। ठीक है, वैसे तो होना नहीं चाहिए किसी भी तरह का डाउट, बट स्टिल आई वुड इंसिस्ट। चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या सिस्टम कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये भी पेल्विक रीजन में ही लोकेटेड होगा बेटा। और ये भी इंक्लूड करेगा एक पेयर ऑफ सेक्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको ओवरीज बोला जाता है। ओवरीज क्या है? ओवरीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फिर इसमें भी एसेसरी डक्ट्स होते हैं। जैसे मेल्स में ज्यादा डक्ट्स होते हैं, इसमें ज्यादा डक्ट नहीं होता, एक ही डक्ट होता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। फिर एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी इसमें होता है। चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करेगा ओवा, ये क्या है? ओवरीज, पेयर्ड ओवरीज, यानी कि दो ओवरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी सिंगल ओवरी के बारे में हम उसकी एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, फीमेल गैमेट यानी कि ओवा प्रोड्यूस करता है और स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द ओवेरियन हार्मोन्स बच्चों, आर द ओवेरियन हार्मोन्स। हर एक ओवरी, ईच ओवरी, जैसे दो है उसमें से जो एक ओवरी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो एक ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होगी। 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इतनी लंबाई इसकी होगी। ठीक है, दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। दोनों लोअर एब्डोमेन के साइड में वो लोकेटेड होते हैं और कनेक्टेड होते हैं टू द पेल्विक वॉल और यूटरस बाय द लिगामेंट्स, बाय द लिगामेंट्स। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है और टेंडन्स का फंक्शन क्या होता है, या आप मुझे उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलो, और मैं सारे के सारे बच्चों के कमेंट्स देखती हूँ, डोंट थिंक कि मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो चलो, सो कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स। हर एक ओवरी जो है वो कवर्ड होती है एक थिन एपिथेलियम से, जो इनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा। हर एक ओवरी कवर्ड होगी एक थिन एपिथेलियम से, जो कि इनक्लोज होगी बाय ओवेरियन स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा भी है वो डिवाइडेड है 2 रीजन्स में। स्ट्रोमा भी जो है ओवेरियन, रुको, ओवेरियन स्ट्रोमा यानी ओवरी का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से रीजन्स में? आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। किसमें बच्चों, फिर से बताओ? आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ठीक है, इनर मेडुला। ओवरी कंटेन करती है कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है,
कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको ओवेरियन फॉलिकल बोला जाता है। हर फॉलिकल एक सेंट्रली प्लेस्ड ओवम कैरी करेगी। हर एक फॉलिकल अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में पाई जाती है, कॉर्टेक्स के रीजन में पाई जाती है, ठीक है, कॉर्टेक्स के रीजन में पाई जाती है। वो कंटेन करती है ओवा, वो कंटेन करती है ओवा, यानी कि फॉलिकल के अंदर एग प्रेजेंट है। फॉलिकल जैसे जैसे ग्रो करेगा एग भी वैसे वैसे ग्रो करेगा। चलो फॉलिकल्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। आगे देखिए, अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। सो दिस इज ओवरी जो कि पेयर में प्रेजेंट है। ये डक्ट है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी हम इसे कहते हैं। दो नाम है इसके, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, दोनों इसका नाम है। तो दोनों फेलोपियन ट्यूब जहां पर आकर ज्वाइन करता है, जो ऊपर बल्जिंग पार्ट है उसको यूटेराइन फंडस बोला जाता है। ये यूटरस वाला पार्ट है जो कि इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, और अंदर में स्पेस होती है जिसको हम यूटेराइन कैविटी कहते हैं, यूटेराइन कैविटी कहते हैं। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये 3 लेयर्स होते हैं यूटरस के। सबसे अंदर वाली लेयर, इनर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम बोला जाता है, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम और आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम बोला जाता है। अब ये आकर ज्वाइन करता है सर्विक्स पे, सर्विक्स है और ये सर्वाइकल कैनाल है, और फिर ये वजाइना, ये वही पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जहां से स्पर्म की एंट्री होती है। सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना तीनों को मिलाकर हम इसको कहते हैं बर्थ कैनाल। हम इसे कहते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चे का जन्म जो है वो इसी कैनाल के थ्रू होता है। फेलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, और जो फेलोपियन ट्यूब का लास्ट टर्मिनल पॉइंट होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में एंड हो जाता है, उसे हम कहते हैं फिम्ब्रिये, उसे हम कहते हैं फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये का काम है कि जैसे ही ओवरी से एक मैच्योर ओवम निकलेगा बाहर, वो उसे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन या फिर यानी कि इस जंक्शन पर वो ओवा जो है आकर वेट करेगी स्पर्म का, और इसी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। चलो सारी चीजें हो गई, अब बस फटाफट से हमें थ्योरी वाला पार्ट खत्म करना है। नाउ एसेसरी डक्ट इंक्लूड करती है 2 ओविडक्ट्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद एक यूट्रस और एक वजाइना। बात करते हैं अब हम फेलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ओवरी टू द यूटरस। कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ओवरी टू द यूटरस, ठीक है। हर एक ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर का लॉन्ग, लंबाई उसका होता है, सीलिएटेड होगा, अंदर से सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स पाए जाएंगे, सीलिया वाली एपिथेलियल सेल्स पाई जाएगी। सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट कराना। किसका मूवमेंट ये करा रहा है, एग का मूवमेंट ये करवाएगा towards the fallopian tube, towards the uterus, through the fallopian tube towards the uterus। फिर आ जाता है मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर भी है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनफंडिबुलम, जो फनल शेप ओपनिंग है जिसके लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि फिम्ब्रिये प्रेजेंट होती है जो कलेक्ट करता है ओवम को। फिर है एम्पुला एक थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। सेम चीज ईस्थमस जो कि लास्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, जो ज्वाइन करेगा यूटरस से, ठीक है, और वो नैरो होता है थोड़ा सा, ये ज्वाइन करेगा यूटरस से और ये थोड़ा सा नैरो पार्ट होता है। क्लियर है? आई होप आप सब लोगों को ये वाला पार्ट तो क्लियर हो चुका होगा। नाउ
अब हम आगे चलेंगे यूट्रस यानी कि वूम में। यूट्रस को वूम भी कहा जाता है, वूम हिंदी में इसे कहते हैं कोख, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर बच्चा पलता है 9 महीने तक, 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड तक बेबी का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो वूम या फिर यूट्रस इज द इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट जो कि अटैच्ड है पेल्विक वॉल से। यूट्रस के 3 पार्ट्स होंगे, अपर फंडस जो ये वाला पार्ट था, अपर फंडस, उसके बाद मिडिल बॉडी ये वाली बॉडी, और फिर लास्ट में टर्मिनल सर्विक्स जो लास्ट में सर्विक्स वाला पार्ट है, सर्वाइकल कनाल वाला पार्ट है, ठीक है। चलो, तो यूट्रस के 3 लेयर्स पाए जाते हैं, 3 लेयर्स पाए जाते हैं। उनका नाम है सबसे पहले पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या काम है पेरीमेट्रियम का? ये एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है बच्चों, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन। उसके बाद जो मिडिल लेयर है वो है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी रोल है, आगे चलकर आप ये भी पढ़ोगे। मिडिल थिक लेयर होती है स्मूथ मसल की, मिडिल thick layer of smooth muscle। और लास्ट में जो सबसे इनरमोस्ट लेयर या इनरमोस्ट लाइनिंग होती है वो होती है एंडोमेट्रियम की, और वो क्या है? ग्लैंडुलर और वैस्कुलर लेयर है, एंडोमेट्रियम। ग्लैंडुलर क्योंकि इसमें कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होंगे, एंड वैस्कुलर रिच होते हैं ब्लड वेसल से, ठीक है। ग्लैंडुलर और वैस्कुलर ये पाए जाएंगे। तो 3 लेयर्स होंगे यूट्रस के। चलो आगे चलो, अब नाउ बात करते हैं अब हम लोग वजाइना के बारे में। सो यूट्रस जो है ना वो ओपन करता है, यूट्रस यहां पर लिखो, यूट्रस uterus opens into vagina through a narrow cervix, vagina through a narrow cervix, through a narrow cervix। तो जो cervix की जो कैविटी है अंदर में वो खोखला है, तो उसी को सर्वाइकल कनाल बोला जाता है। सर्वाइकल कनाल और वजाइना दोनों को मिलाकर हम उसे बर्थ कनाल कहते हैं। आई गेस ये मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, है ना। चल, वजाइना इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। यूरेथ्रा और एनस के बीच में वजाइना पाया जाता है। द ल्यूमेन ऑफ वजाइना इज लाइंड बाय ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन जो कंसिस्ट करता है सेंसिटिव पैपिले और बार्थोलिन ग्लैंड को। बार्थोलिन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ना वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन के लिए। ड्यूरिंग इंटरकोर्स बार्थोलिन ग्लैंड कुछ ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस या सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है, जिसके वजह से जो इंटरकोर्स का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से स्मूथली हो पाता है। चलो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये कंसिस्ट करेगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, हाइमेन और क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? एक कुशन है फैटी टिश्यू का बना हुआ जो कि कवर होता है बाय द प्यूबिक हेयर, ठीक है। जिस एरिया में प्यूबिक हेयर पाया जाता है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, फीमेल्स में ज्यादा, ठीक है, तो वो वाली जो लेयर होती है ना उसी को हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। क्यों वो कुशन है फैटी टिश्यू का? क्योंकि जस्ट बीनीथ इट इज प्रेजेंट द इनर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंसिटिव सिस्टम है, ठीक है, फीमेल्स में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज पाई जाती है जो कि कवर्ड भी होती है हेयर से। हेयर जहां जहां पे पाई जाएगी ना वो अननेसेसरीली नहीं पाई जाती है बच्चों,
हेयर के प्रेजेंस का मतलब होता है कि वो किसी भी तरह के डर्ट, डस्ट या अनवांटेड सब्सटेंसेस या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि वो उस जगह को वो प्रोटेक्ट कर सके, और वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया, उसको तो प्रोटेक्ट करना बनता है ना। फिर आ जाते हैं लेबिया मेजोरा, सॉरी इस पे वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल क्या है? एक मीडियन चैनल है जो इंक्लूड करेगा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा इज लार्ज, फ्लैशी, फैटी और हेरी आउटर फोल्ड। आउटर फोल्ड होते हैं सराउंडेड बाय, सराउंड्स वजाइनल ओपनिंग, चारों तरफ से, वजाइना के चारों तरफ से वो थिक फोल्ड पाए जाते हैं, जिसको लेबिया मेजोरा बोला जाता है। जस्ट बिनीथ द लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा पाया जाता है, जो कि स्मॉल है, कंपैरेटिवली थिन है और हेयरलेस इनर फोल्ड है। ये आउटर फोल्ड है और ये इनर फोल्ड है, ठीक है, फोल्ड पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हाइमन के बारे में, जिसे मेडन हेड भी बोला जाता है। एक मेम्ब्रेन होती है जो पार्शियली कवर करती है वजाइना की ओपनिंग को, पार्शियली कवर करती है वजाइना की ओपनिंग को, और ऑफन टॉर्न हो जाती है, यानी कि वो रिमूव हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। हाउएवर वो बहुत अलग अलग एक्टिविटी या प्रैक्टिसेस के वजह से भी टर्न हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोइटस से ही सबसे पहले टर्न होगी। अगर कोइटस से पहले किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्ट लिया गया है, जैसे कि टैम्पन इंसर्ट करना हो, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, या फिर हॉर्स राइडिंग या बाइसाइकिल राइड करना, ठीक है, ये सारी चीजें अगर हुई है तो फिर भी हाइमेन टोन हो सकता है। किसी किसी विमेन में हाइमेन कोइटस के बाद भी परसिस्ट करता है, तो हाइमेन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। सो दिस एवरीवन शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट। फिर हम लास्ट बात करते हैं क्लिटोरिस के बारे में। एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है जस्ट इन फ्रंट द यूरेथ्रल ओपनिंग। इट इज यूजुअली वेरी मच सेंसिटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटाइज होता है। रिच ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं वहां पर भी, और न्यूरल एंडिंग्स होती है। हाईली सेंसिटिव क्यों होती है वो? क्योंकि वहां पर बहुत सारे न्यूरल एंडिंग्स पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूरल एंडिंग्स पाए जाते हैं, इसी वजह से वो बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो किसी भी तरह के स्टिमुलाई को तुरंत परसीव कर लेगी, क्योंकि नर्व एंडिंग्स वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मिलियंस में नर्व एंडिंग्स वहां पर पाई जाती हैं। चलो, नाउ फाइनली वी विल टॉक अबाउट द मैमरी ग्लैंड्स, जो कि पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लगभग सारे फीमेल मेंबर्स का, ठीक है, सारे फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी मैमल्स होंगे ना, उनमें मेमरी ग्लैंड्स तो पाया ही जाएगा। एक पेयर पाया जाता है मेमरी ग्लैंड्स का, जो कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू हर एक ब्रेस्ट में 15 to 20 मेमरी लोब्स कंसिस्ट करेगा, जो कंटेन करेंगे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिसको हम मेमरी एल्वियोलाई बोलेंगे। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट करती है मिल्क, जो स्टोर होता है ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई में। फिर वो एल्वियोलाई ओपन करती है मेमरी ट्यूब्यूल्स में। फिर वो ट्यूब्यूल्स, जो हर एक लोब में से ट्यूब्यूल्स निकल रही है, वो ज्वाइन करेंगी आपस में और बनाएंगी एक कॉमन मेमरी डक्ट। फिर बहुत सारे मेमरी डक्ट ज्वाइन करके बनाते हैं वाइडर मेमरी एम्पुला, जो आगे जाके कनेक्ट हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट के साथ, जिसके बाहर से मिल्क सक आउट किया जाता है, ठीक है। सो ये है सारा का सारा आप एक काम करना, मेमरी ग्लैंड का जो इतने सारे डक्ट सिस्टम्स है ना, उसको एक एरो के पॉइंट में लिख लेना, और कुछ निमोनिक मैं सोचकर आप लोगों को बता दूंगी, उसको याद कर लेना तो आपको आसानी होगी, ठीक है। चल फाइनली अब बात करते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि किस तरह से गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अब जाकर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट
सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है भाई, सबसे पहले छोड़ो, स्पर्मेटोजेनेसिस तो बाद में। गैमेटोजेनेसिस क्या है? व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनाड्स। लिखो यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनाड्स। ठीक है, और दो तरीके का ये होता है। मेल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल, इन फीमेल्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि मेल गैमीट का प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। तो देखो, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देती हूँ, इसको मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देती हूँ। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया, ये कैसी होती है? डिप्लॉइड, यानी कि 2n नंबर की होगी। ये कैसी होगी? डिप्लॉइड, यानी कि 2n नंबर होगा। 2n नंबर यानी क्या होता है? 46 क्रोमोसोम, जितना ह्यूमंस में पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम। इसी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा बेटा? इसी में होगा माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो, हुई है माइटोसिस तो ये अभी भी 2n ही होगा। क्या होगा? 2n ही होगा। ठीक है, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, फिर वो बन गया स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, चलो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब होगा पहला मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। लिखो यहां पर, फर्स्ट मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दोनों लिख सकते हो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब जब अगर हो गया है एक पहला मियोसिस, तो यानी कि क्या हो गया? रिडक्शन डिवीजन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन डिवीजन हो गया। बनेगा क्या? ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लिखो यहां, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी, क्योंकि अब ऑलरेडी इसमें रिडक्शन डिवीजन हो चुका है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेजेस में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अभी बस मियोसिस 1 हुआ है, यानी कि मियोसिस 2 होना बाकी है। मियोसिस 2 यानी कि सेकेंड मियोसिस, ऑलमोस्ट माइटोसिस जैसा उसका प्रोसेस होता है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि कैसा प्रोसेस होता है। हमें ये ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनेगा क्या। तो इसके बाद बन जाएगा स्पर्मेटिड, इसके बाद बन जाएगा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड भी होगा n नंबर का, यानी हैप्लॉइड होगा। फिर स्पर्मेटिड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे जिससे वो ट्रांसफॉर्म होके स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम उसे स्पर्म्स भी कह सकते हैं। और ये कैसा हो गया? n नंबर का हो गया। यहां पर लिखो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इससे हम इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है,
तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, जो कि मियोसिस का एक नियम है कि एक सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे अगर मियोसिस हो रही है तो। उसी तरह 4 स्पर्मेटिड बनेंगे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, क्योंकि उसमें मियोसिस हो रही है। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, यहां पर लिखो उसके बाद की कहानी, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्म का हेड होता है ना, वो क्या होता है, सर्टोली सेल्स के अंदर धंसा हुआ होता है, अंदर घुसा हुआ होता है। तो हम लिखेंगे कि स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द स्पर्म हेड बिकम embedded in the Sertoli cells। ये तो हो गया स्पर्मियोजेनेसिस के बाद की कहानी कि जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वैसे ही क्या हो गया, वो स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स के अंदर धस गया। अब क्या होगा, then they are released to seminiferous tubule, और इसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। आफ्टर maturation they are released to the lumen of seminiferous tubule, और इस प्रोसेस को this process is called permeation। ठीक है, क्लियर हो गया। स्पर्मिएशन किसको कहेंगे कि जब मैच्योर स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स से बाहर निकल गया, तो हम इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कह देंगे। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो गई, इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या रोल निभाने पड़ जाते हैं, क्या क्या रोल निभाने पड़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए। तो जो रोल्स होंगे वो होगा, जो हाइपोथैलेमस होता है ना बच्चों, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। 11th में तुम लोगों ने क्या केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों के बारे में पढ़ा है। ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम जीएनआरएच कहते हैं। जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि तुम 2 गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करो, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच बोलेंगे, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम एफएसएच बोलेंगे। लीडिंग सेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा लीडिंग सेल पर और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, और एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर और वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ कुछ फैक्टर्स को जो जरूरी होता है स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए। कुछ फैक्टर्स रिलीज कराता है जो जरूरी होता है स्पर्मियोजेनेसिस करवाने के लिए। ठीक है, फाइनली अब हम बात कर लेते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर होता कैसा है भाई। तो एक मैच्योर स्पर्म लगभग 60 माइक्रोन लॉन्ग होता है। 60 माइक्रोन का मतलब समझ रहे हो, 60 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, पूरा चारों तरफ स्पर्म क्या है, एक सेल है, सिंगल सेल। सेल के बारे में क्या पढ़ा है तुम लोगों ने कि सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बस। ठीक है, इतना याद रखना जरूरी है। नाउ स्पर्म के 3 रीजन्स होंगे, एक होगा हेड, एक होगा मिडिल पीस और एक होगा टेल। हेड जो है वो ओवल शेप का होगा, वो उसके अंदर होगा न्यूक्लियस और उसके ऊपर होगा एक्रोसोम। ये वाला जो पार्ट है दिस इज एक्रोसोम। एक्रोसोम का क्या काम है कि ये फॉर्म करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। एक्रोसोम किस चीज से बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। बहुत सारे बच्चों का एमसीक्यू गलत हुआ है इस चक्कर में। ठीक है, एक्रोसोम
बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि लाइसोसोम से बना हुआ। लाइसोसोम से कैसे बन सकता है भाई? ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन वो लाइसोसोम से नहीं बनता बेटा, वो गोल्जी बॉडी से बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, है ना। तो ये कंटेन करता है लाइटिक एंजाइम, बिहाइंड द हेड इज द नेक रीजन। लाइटिक एंजाइम क्यों कंसिस्ट करता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, फिर अभी हम पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट आने दो। मिडिल पीस कंपोज होती है एक्सियल फिलामेंट से, जो सराउंडेड होंगी माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म से। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वो क्या करेगा? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि वो मोटाइल हो सके, वो अपनी मोटिलिटी शो कर सके, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म इज टेल। टेल कंसिस्ट करता है एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। स्पर्म मूव करती है उस फ्लूइड मीडियम में और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर बाय अनड्यूलेटिंग मूवमेंट ऑफ द टेल, ठीक है। टेल जो है वो ऐसा 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 स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा मूवमेंट फॉलो करता है, और जिसके वजह से टेल की वजह से स्पर्म जो है फटाफट 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 मूवमेंट कर पाती है। नाउ एक आदमी, एक मेल इजैक्यूलेट करता है लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। यानी कि अगर आज तुम इस दुनिया में आए हो तो तुमने एज अ स्पर्म 200 से 300 मिलियन दूसरे स्पर्म से रेस जीत कर इस दुनिया में कदम रखा है। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ओके। सो ठीक है, ड्यूरिंग कोइटस फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर नॉर्मल फर्टिलिटी करवानी है, फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो एटलीस्ट उतने में से 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज में होना जरूरी है, और उन 60% ऑफ द स्पर्म्स में से एटलीस्ट 40% को विग्रस मोटिलिटी शो करना जरूरी है अगर नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए तो। फाइनली हम बात करेंगे oogenesis के प्रोसेस के बारे में, यानी कि किस तरह से ओवा का प्रोडक्शन होता है, ओवा की जेनेसिस होती है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम जो होती है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। मैंने आपको बताया था ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाता है। ओवेरियन स्ट्रोमा के जो सेल्स होते हैं उनको हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। वो फॉलिकल जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे वो मैच्योर होते जाएंगे, और एक मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है। oogenesis इनिशिएट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। जैसे कि अगर मैं हूं तो मैं जब अपनी मदर के वूम्ब में थी और मेरे बॉडी के पार्ट्स बन रहे थे प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बन रहा था, ओवरीज भी बन रहे थे, और उसी समय ओवेरियन फॉलिकल्स भी बनने शुरू हो गए थे। तो oogenesis इनिशिएट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ लाइफ में ही, जब मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स, जिसे उगोनिया कहते हैं, जैसे स्पर्म मदर सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते थे, वैसे एग मदर सेल को oogonia कहते हैं, वो बन जाते हैं विद इन ईच ओवरी। उसके बाद जन्म के बाद कोई oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता भाई, मिलियंस ऑफ एग आर सफिशिएंट, राइट। सो oogonia फिर आगे चलकर मल्टीप्लाई करेंगे और बन जाएंगे प्राइमरी oocyte। दे एंटर प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस दो पार्ट में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर आ जाता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, है ना। तो प्रोफेज 1 तक आकर प्राइमरी oocyte जो है टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है। हर एक प्राइमरी oocyte जो है वो चारों तरफ से ग्रैन्युलोसा सेल से कवर्ड होती है, जो बन जाती है आगे चलकर प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन जाती है? प्राइमरी फॉलिकल। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। यानी जैसे ही उस बच्ची का जन्म हुआ, वैसे उस टाइम से लेकर जब तक वो प्यूबर्टी हिट करेगी, 12, 13, 14 साल के उम्र तक, तब तक के बीच में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट कर जाते हैं, और सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही हर एक ओवरी में बचा रह जाता है, ठीक है।
अब देखो आगे। नाउ प्राइमरी फॉलिकल चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, और एक नया थीका बन जाता है जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म करेगा टर्शियरी फॉलिकल में, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरी हुई होगी जिसे हम एंट्रम कहेंगे। द थीका लेयर फॉर्म्स द इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। जो वो थीका है, जो वो कैविटी है, वो दो लेयर में डिवाइड हो जाएगी, आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना। नाउ प्राइमरी oocyte जो टर्शियरी फॉलिकल में है वो ग्रो कर रहा है, और फिर उसमें पहला फर्स्ट अनइक्वल मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, जिससे एक सेकेंडरी oocyte बन जाती है और एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है। तो वही सेकेंडरी oocyte रिटेन कर जाती है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte में। तो जैसे जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है ना, जो एग रिलीज हो रही है और बिना फर्टिलाइज किए जो वो वेस्ट होके बाहर निकल जाता है विद द मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ऑल, वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte होती है, वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte होती है। ठीक है, सो व्हेन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte या ओवम फ्रॉम द ओवरी, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, देखो फिर से एक फ्लो चार्ट के मीडियम से देख लो फटाफट। ये है oogonia, फिर उसमें से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte में म्योसिस 1 जब कंप्लीट हुई तो सेकेंडरी oocyte और एक प्राइमरी पोलर बॉडी बनी। यही सेकेंडरी oocyte में म्योसिस 2 कंप्लीट होगी तो फिर से ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, जो कि आगे चलकर डीजेनरेट कर जाएगी। प्राइमरी पोलर बॉडी में फिर माइटोसिस होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी, और फाइनली वो भी डीजेनरेट कर जाएगी। oogonia, माइटोसिस हुआ फीटल स्टेज में, प्राइमरी oocyte बन गया। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ओव्यूलेशन के पहले प्राइमरी oocyte है। ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बने होगा तो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर क्या है ओवम का। ओवम का स्ट्रक्चर फटाफट से देखना शुरू करो। पहली बात तो वो स्फेरिकल होता है शेप में, नॉन मोटाइल होता है, वो मोटिलिटी नहीं करते। मोटिलिटी करते तो कुछ टेल या फिर सीलिया फ्लैजुला जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लगभग 0.2 mm इन डायमीटर का एग होता है, जो कि काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द स्पर्म। स्पर्म कैसा था? माइक्रोन में था बेटा, 60 माइक्रोन साइज का, और ये mm है। mm इज फिर भी थोड़ा सा बड़ा गया, सबसे बड़ा। तो ह्यूमन में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है फीमेल्स में ओवम का साइज। ठीक है, ओवम के 3 मेम्ब्रेन होंगे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा जो इनर मोस्ट लेयर होगा, जोना पेलुसिडा की लेयर होगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की मेम्ब्रेन होगी, सेकेंडरी oocyte इसी मेम्ब्रेन में फॉर्म करती है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte इस मेम्ब्रेन को फॉर्म करती है। कोरोना रेडिएटा जस्ट आफ्टर जोना पेलुसिडा एक कोरोना रेडिएटा फिंगर लाइक रेडिएशंस पाए जाते हैं, जो कि आउटर लेयर बनाता है फॉलिकुलर सेल का। तो ये है स्ट्रक्चर एक ओवम का बच्चों, एक एग का। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोलस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, अंदर में साइटोप्लाज्म है, चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर जोना पेलुसिडा की लेयर है और सबसे बाहर में कोरोना रेडिएटा है। नाउ अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक कंप्लीट कर देना है हम लोगों को। एक ऐसा साइक्लिक इवेंट है बच्चों जो स्टार्ट होता है फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन, वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड, यानी कि जब से प्यूबर्टी हिट होनी शुरू होगी फीमेल को, जो ऑनसेट होगा मेंस्ट्रुएशन का, पहली बात तो हम उसे मेनार्क कहते हैं। यहां पे लिखो onset of menstrual cycle, इसे हम क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क। ठीक है, ठीक है, चलो
इसका ड्यूरेशन होता है लगभग 28 से 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाकी प्राइमेट्स में भी देखा जाता है, जैसे कि मंकी, एप्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड करता है ओवेरियन साइकिल, यानी कि कुछ चेंजेस ओवरी में आएंगे, फिर यूटेराइन साइकिल यानी यूट्रस में चेंजेस आएंगे, ओविडक्ट, वजाइना, इन सब में भी चेंजेस आएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस देख लो फटाफट से। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे डे 1 से स्टार्ट हुआ, तो उस डे 1 को हम कंसिडर करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। वो चलेगा लगभग डे 1 से डे 5 तक, 5 दिन 6 दिन, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी किसी में 7 दिन तक भी जाता है, बट ऑन एन एवरेज 1 to 5 डेज तक जो शुरुआत का टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये साइकिल होती है शुरू मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, यानी कि ब्लीडिंग होगी, ये लगभग 3 से 5 दिन तक ब्लीड होता रहेगा। मेंस्ट्रुएशन अकर करेगी अगर जो ओवम रिलीज हुई थी, ओव्यूलेशन हुआ था, वो फर्टिलाइज नहीं हुई, तभी मेंस्ट्रुएशन अकर करेगी। ये रिजल्ट करेगा इन द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग और यूटेराइन ब्लड वेसल्स का ब्रेकडाउन होगा, जो बाहर वजाइना के बाहर एज अ ब्लड एंड म्यूकस का एक मिक्सचर की तरह बाहर निकलता है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी, लेकिन कभी कभी ये दूसरे कॉजेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि लाइफस्टाइल हो गया, पुअर हेल्थ हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अगला जो फेज है वो है फॉलिकुलर फेज। जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया, यानी शुरू का 5 दिन खत्म हो गया, अब स्टार्ट होगा फॉलिकुलर फेज, यानी कि 6 से लेके 13th डे तक। तो इस टाइम पीरियड पे, इस फेज में क्या होता है कि जो गोनाडोट्रोफिन्स है, यानी कि एफएसएच और एलएच है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और डेवलपमेंट शुरू हो जाती है फॉलिकल्स की। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो वो फॉलिकल को डेवलप करवाएगा और ग्राफिन फॉलिकल तक वो मैच्योर करवा देगा। अब सिक्रीशन होगी ईस्ट्रोजन की बाय ग्राफिन फॉलिकल, प्रोलिफरेशन होगा रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम का, और म्यूकस की लाइनिंग और ओविडक्ट और वजाइना का भी प्रोलिफरेशन होगा, यानी म्यूकस बन रहे होंगे, एंडोमेट्रियम थिक हो रहा होगा। ठीक है, जो भी मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पर यूट्रस की इनर लाइनिंग ब्रेकडाउन हुई थी, टूट गई थी, वो सब फिर से मेंटेन होगी, फिर से उसका रीजनरेशन होगा। ये सारी चीजें फॉलिकुलर फेज में होगी। फंक्शन क्या है ईस्ट्रोजन हार्मोन का कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एफएसएच के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है और एलएच का सिक्रीशन करवाता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, यही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पर होगा ओव्यूलेटरी फेज में, यानी कि 14th डे पे एलएच और एफएसएच अटेन करता है अपना पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। रैपिड सिक्रीशन होती है एलएच की, यानी कि एलएच सर्ज हो जाता है, जो इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करना, जिसके अंदर से एग रिलीज होगा और उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहेंगे। ये लगभग 14th डे के अराउंड होता है। इसके आगे पीछे वाले डेज को भी हम ओव्यूलेटरी फेज में काउंट कर सकते हैं। सिक्रीटरी फेज यानी कि ल्यूटियल फेज, ये स्टार्ट होता है 15 to 16 डे से लास्ट तक 28 डे तक। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक येलो एंडोक्राइन मास में, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि अगर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर किया है, उसमें से एग बाहर रिलीज हुई है और फिर वही ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बना है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ये मेक श्योर करेगा कि अब जो मैं प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने जा रहा हूं वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। ठीक है, वो प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल हार्मोन हो, क्योंकि अब ओवरी को लग रहा है कि ओवम जो है वो रिलीज होके फर्टिलाइज हो ही जाएगी, भले हो चाहे ना हो, पर उनको उम्मीद होती है कि ओवरी से ओवम रिलीज होने के बाद फर्टिलाइज हो ही जाएगी। तो फिर जो बच्चा डेवलप होगा यूट्रस में प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसके लिए अच्छा हार्मोन रिलीज करना पड़ेगा। तो वही कॉर्पस ल्यूटियम उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ताकि एंडोमेट्रियम थिक हो, वो बच्चे को कैरी कर सके और डेवलप कर सके। चलो, सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फटाफट से देख लीजिए। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन लेवल बिल्कुल एलएच और एफएसएच जो है
14th डे के अराउंड अपने पीक पर होता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। ओवेरियन साइकिल में शुरू में प्राइमरी फॉलिकल बना, थीका बना, एंट्रम बना, ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफिन फॉलिकल फट गया, वो बन गया कॉर्पस लूटियम, फिर ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा वो। ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स देखो, ईस्ट्रोजन बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर लूटियन फेज में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, लूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। ये ग्रीन वाला है इनहिबिन, इनहिबिन भी लूटियल फेज में बढ़ रहा होता है। यूट्राइन का साइकिल देखो, शुरू के मेंस्ट्रुअल फेज में ये डिक्रीज कर गया इसकी लाइनिंग, फिर ये धीरे 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 अपने आप को रीजनरेट करती है, और यहाँ तक आते आते प्रोजेस्टेरॉन इसको बहुत ही स्पॉन्जी, थिक और वैस्कुलर बना देता है। चलो भाई, फाइनली अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन टॉपिक के बारे में। अब कॉप्युलेशन के टाइम सीमेन रिलीज होता है पीनिस से इनटू द वजाइना, इसी को हम इंसेमिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। इंसेमिनेशन इज द रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और द वजाइना इज नोन एज इंसेमिनेशन। फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवम के साथ, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये अकर करता है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। अगर हम बहुत ही स्पेसिफिक अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के साइट की, तो लिखो यहाँ पर एम्पुलरी, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलो, फर्टिलाइजेशन हैपेंस ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। दोनों का एक ही टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन होगा इस जगह पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। सो ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। A sperm contacts with zona pellucida। अब देखो कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ। पहले तो जो कोरोना रेडिएटा होता है, बहुत सारे स्पर्म्स तो वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, उसको भी पार करके जो स्पर्म जोना पेलुसिडा लेयर तक टच करवा गया, ठीक है, कांटेक्ट में आ गया, अब क्या होगा, उसके मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस इंड्यूस होंगे, जिसके वजह से बाकी एंट्री पॉइंट्स बंद हो जाएंगी, ताकि एक टाइम पर एक ही स्पर्म एंटर कर सके, फ्यूज कर सके, बाकी स्पर्म के लिए नो एंट्री हो गई। अब जो सिक्रीशंस है एक्रोसोम के, क्या सिक्रीशंस है बच्चों, हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाए जाते हैं जो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर इन द एग का साइटोप्लाज्म वाया जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कॉज करता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte में। समझ में आया? सेकेंड मियोटिक डिवीजन मेटाफेज 2 तक अरेस्ट हो गई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर भी, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तब जाकर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, और तब जाकर एक ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होता है। तो फिर वही ओवम के साथ, उस ओवम को ऊटेड भी कहते हैं, ठीक है, और सेकेंड पोलर बॉडी, फिर वही हैप्लॉइड न्यूक्लियाई स्पर्म का और ओवम का फ्यूज करेगा और बन जाएगा एक डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बन जाएगा? एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। नाउ फिर जाइगोट के अंदर होगी माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज ऐसा डिवीजन होता है जिसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट चेंज नहीं होता है, ठीक है, सेल्स तो बढ़ते जा रहे हैं बट साइटोप्लाज्म का अमाउंट उतना ही है, ऐसे डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो स्थमा से यूट्रस की तरफ जा रहा है, वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स बन रहा है, और हर एक सेल को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। हर एक सेल को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। जो एम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमियर का होता है, उस स्टेज को हम मोरुला की स्टेज कहते हैं। मोरुला कंटिन्यू करता है डिवाइड करना और फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हम लोगों ने कंटेंट्स में देखा था, कैसे फॉर्म हुआ, ऐसे ही फॉर्म हुआ, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर्स अरेंज हो जाते हैं इनटू ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर इनर मास होगा
और चारों तरफ से ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होगी। तो ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर और इनर सेल मास जो अटैच होती है ट्रोफोब्लास्ट से। नाउ ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है ना वो अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम में, ये अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम में, और इनर सेल मास आगे चलकर डिफरेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो में। इनर सेल मास एम्ब्रियो बन जाएगा और आउटर ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगी यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, और इसी अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यूटेराइन सेल्स डिवाइड करेंगी रैपिडली जैसे ही अटैचमेंट होगा और कवर कर देगी ब्लास्टोसिस्ट को, यानी कि ये पूरा इसको अंदर अपने अंदर कवर कर लेगी ब्लास्टोसिस्ट को। तो जब ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर धंस गई, एम्बेडेड हो गई, उसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इम्प्लांटेशन ओनली लीड्स टू प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ओनली लीड्स टू प्रेगनेंसी। द इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड टू 3 germ layers। आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, जर्माइनल लेयर्स होते हैं ना, है ना। क्या क्या जर्माइनल लेयर्स होते हैं बच्चों, एक होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इनर एंडोडर्म। इन्हीं 3 germ लेयर्स में से बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन डेवलप करता है। तो दिस 3 layer स्ट्रक्चर फॉर्म्स द एम्ब्रियो, दिस 3 layer स्ट्रक्चर फॉर्म्स द एम्ब्रियो। अब देखो प्रेगनेंसी हो चुकी है, अकर कर चुकी है। आफ्टर इम्प्लांटेशन एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा, कहां से, ट्रोफोब्लास्ट में से, जिसको हम कोरियोनिक विलाई कहेंगे, जो चारों तरफ से सराउंडेड होगा यूट्रस के टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। तो वही यूटेराइन टिश्यू और बच्चे के ट्रोफोब्लास्ट के बाहर का कोरियोनिक विलाई जब आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाता है, एक नेटवर्क फॉर्म कर लेता है, तो हम उसे कहते हैं प्लेसेंटा, हम उसी को कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल ब्लड। इसका काम क्या है, ये एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा मदर के साथ थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, जो ट्रांसपोर्ट करेगी सब्सटेंसेस को टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। मदर की बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, जो भी वो सांस लेके ऑक्सीजन ले रही है, वो सब अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा होते हुए बच्चे तक जाएगा, और फिर बच्चे की बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो सब प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर की बॉडी के अंदर जाएगा। प्लेसेंटा के फंक्शंस देख लो, एक्ट करता है एज बैरियर, एक्ट करता है एज बैरियर बिटवीन फीटस और मदर, सप्लाई करेगा O2 न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू फीटस, रिमूव करेगा CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम फीटस टू मदर, एक्ट करेगा एज एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि वो सिक्रीट करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL हार्मोन। इन्हीं दोनों हार्मोन के प्रेजेंट होने की वजह से ये कंफर्म होता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। जब किसी को पता नहीं चल पाता है ना कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है आप यूरिन टेस्ट करवा लो, तो यूरिन में इन हार्मोन्स का प्रेजेंस बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल भी ये कंफर्म कर सकता है, बट कभी कभी किसी दूसरे सिचुएशन में भी प्रोजेस्टेरॉन हाई हो सकता है, बट दिस 2 hormones only releases when प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा तब, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तुरंत आफ्टर द इम्प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है। चलो, तो दिस इज द प्रोसेस। एक ओवम है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, 2 सेल की स्टेज, 4 सेल की स्टेज, 8 सेल की स्टेज, मोरुला बन गया, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, फिर उसके चारों तरफ ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, इनर सेल मास, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर, और फिर आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज हाउ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों, क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, अब हम लोग ये देखेंगे फाइनली क्या क्या चेंजेस आते हैं। आफ्टर 1 month, लिखो यहाँ पर, आफ्टर 1 month, 1 महीने के बाद क्या होगा, हार्ट इज फॉर्म। सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है, दिल बन जाता है बच्चों, हार्ट इज
फॉर्म्ड, सबसे पहले हार्ट बन जाता है आफ्टर 1 मंथ. एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ एंड हो गया. लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स यानी कि हाथ पैर, डिजिट्स यानी कि फिंगर्स का फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो जाता है. एंड ऑफ सेकेंड मंथ limbs and digits are developed. ठीक है. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने के टाइम पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर. 3 महीने के टाइम पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर. बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है. एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेजर ऑर्गन्स बाकी जितने भी होंगे ना वो सब डेवलप हो जाते हैं, इसके बाद 5th मंथ में, ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट नोटिस की जाती है. 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट and appearance of hair on head, बच्चे के सिर पे बाल दिखने शुरू हो जाते हैं. एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद बॉडी कवर्ड है फाइन हेयर से, आईलिड सेपरेट हो चुके हैं, आईलैश का फॉर्म हो चुका है. एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर पे क्या क्या हो चुका है? बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, फाइन हेयर से बॉडी कवर हो चुकी है. आईलिड सेपरेट हो चुके हैं, आईलिड सेपरेट, आईलैशेस फॉर्म हो चुके हैं, आईलैशेस आर फॉर्म्ड. और फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ 9 मंथ इट इज रेडी फॉर डिलीवरी. एंड ऑफ 9 मंथ रेडी फॉर डिलीवरी. अब करवाएंगे हम डिलीवरी यानी कि पार्चुरेशन. इसी को हम पार्चुरेशन कहते हैं. पार्चुरेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो डिलीवरी वाला प्रोसेस होता है उसी को पार्चुरेशन कहते हैं. जब एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने बच्चे को डिलीवर कर देती है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, इसी प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं. ये इंड्यूस होती है बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. जो सिग्नल है वो बच्चा ओरिजिनेट करता है, ये सिग्नल फीटस ओरिजिनेट करता है और इसी को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. फीटस इस सिग्नल को क्या कहते हैं, ओरिजिनेट करेगा. प्लेसेंटा इंड्यूस करेगी माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. ये कॉज करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन और ज्यादा यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगी जिससे फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन होगा. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक एक्सपल्शन नहीं हो जाता बेबी का आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल. आफ्टर पर्चुरेशन ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कट ऑफ कर दिया जाता है. तो जो प्लेसेंटा और बचा हुआ रूमिनेंट है ना अम्बिलिकल कॉर्ड का, वो मैटरनल बॉडी से एक्सपेल हो जाता है पार्चुरेशन के बाद और उसी को हम कहते हैं आफ्टर बर्थ. उसी को हम टर्म देते हैं एक
आफ्टर बर्थ। मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और इसी प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। जो लैक्टेशन का जो इनिशियल स्टेज होता है, यानी बिल्कुल शुरुआत में जो येलोइश मिल्क प्रोड्यूस हो रही है ना ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, इसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये कोलोस्ट्रम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, जो कि बच्चे की बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि अभी अभी बच्चा इस दुनिया में आया है, तुरंत आते ही कोई बीमारी ना हो जाए। ठीक है, छोटा सा बच्चा है, सेंसिटिव है और वीक है, ऑब्वियसली छोटू सा है एकदम, तो उसे कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है, जर्म्स अटैक कर सकते हैं। बट माँ का पहला दूध यानी कि कोलोस्ट्रम इज सो मच इम्पॉर्टेंट एंड इट एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बच्चे के लिए। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिल्क। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। फाइनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर एक शॉर्ट के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव अ लाइक, कमेंट करके बताना मुझे। हाँ, कमेंट करके मुझे बताना लिगामेंट और टेंडन्स के बीच का क्या डिफरेंस होता है, और आपको कौन सा टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, ये भी मुझे बता देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। तब तक के लिए मजे करो, लेक्चर अच्छे से देखो और चैप्टर को कंप्लीट कर लो। बाय बाय।